हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर 6 बादल राग। बादल राग के आज हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उन्होंने बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। भाई उन्होंने जो ये बादल राग कविता है वो अनामिका नामक काव्य से ली है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। भाई बादल के अंदर जो भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों का क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है। भाई जो बादलों की क्रांति का लाभ है ना, वो निम्न वर्ग के दबे कुचले लोगों को मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। वास्तव में तो समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। वे कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है और बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुख की छाया है, जो संसार या धरती की जलती हुई छाती पर मानो छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। तो बादल राग कविता के हम आगे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में इस कविता का एक्सप्लेनेशन देखा, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमने एक्सप्लेन करके देखा। अब हम इसको पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्नों को करेंगे। इसके माध्यम से भी हम कविता का एक बार दोबारा स्मरण करेंगे। तो चलिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। पहले कविता के साथ प्रश्न नंबर 1, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर दुख सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? आंसर, कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों को कहा है। भाई कवि ने जो है दुख की छाया किसे कहा है? मानव जीवन में आने वाले दुखों और कष्टों को कहा है। कवि का मानना है कि संसार में सुख कहीं कभी अस्थाई नहीं होता। भाई संसार में कहीं पर भी सुख स्थायी नहीं है। भाई सुख आया है तो उसके बाद दुख आएगा, दुख आया है तो सुख आएगा, उसके साथ साथ दुख का प्रभाव रहता है। भाई सुख के साथ हमेशा दुख का प्रभाव रहता है। धनी शोषण करके अंकुत संपत्ति जमा करता है। भाई धनी जो है, पूंजीपति लोग जो है, वो शोषण कर करके संपत्ति को जमा करते हैं, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका रहती है। ये हमेशा क्रांति की आशंका बनी रहती है, डर बना रहता है उसके मन में। वह सब कुछ छीनने के डर से भयभीत रहता है। भाई वो शोषण धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, जो वो शोषण कर 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 संपत्ति तो जमा कर लेते हैं, परंतु हमेशा उनके मन में सब कुछ छीनने का डर बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक या धनी वर्ग की ओर संकेत किया है। भाई इस पंक्ति में कवि ने अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है?
शोषित, धनिक और पूंजीपति वर्ग के ओर संकेत किया है। बिजली गिरने का तात्पर्य क्रांति से है और क्रांति से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी प्रभुत्व समाप्त हो जाती है। भाई क्रांति से जो विशेष अधिकार हमें प्राप्त होते हैं उसकी प्रभुसत्ता यानी उसका राज समाप्त हो जाता है, वह उन्नति के शिखर से गिर जाती है, उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। तो क्या मतलब था? अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर कवि ने पूंजीपतियों और शोषक वर्ग की ओर संकेत करते हुए कहा है कि बिजली गिरने का तात्पर्य क्रांति से है। भाई क्रांति से जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जो व्यक्ति शिखर की ऊंचाइयों को छू रहा होता है वो गिरकर उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपल्लव रव से छोटे ही, विपल्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, पंक्ति में विपल्लव रव से क्या तात्पर्य है? भाई छोटे ही है तो शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा गया है? भाई छोटे ही क्यों शोभा पाते हैं विपल्लव रव से? आंसर, विपल्लव रव से तात्पर्य क्रांति गर्जना। भाई क्रांति की जो गर्जन होती है उसे विपल्लव रव से तात्पर्य कहा गया है। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं। भाई शोषक वर्ग, सत्ताधारी वर्ग के जो पूंजीपति लोग हैं उनके सिंहासन डोल जाते हैं, उनकी संपत्ति, प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। भाई उनकी संपत्ति, धन संपत्ति और उनका राजपाट सब समाप्त हो जाता है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। भाई जब क्रांति होती है तो उससे छोटे वर्ग के लोग ही शोभा पाते हैं। यहाँ छोटे से तात्पर्य है आम आदमी से, यानी छोटे आम आदमी से यहाँ पर क्रांति का तात्पर्य बताया गया है। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका छीनता हुआ कुछ नहीं है। भाई उसका छीनता तो कुछ नहीं है, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं तो उसका शोषण समाप्त हो जाता है। भाई क्रांति के बाद उसका छीनता तो कुछ नहीं है लेकिन उसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं और उसका शोषण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? भाई बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले जो जो परिवर्तन होता है प्रकृति के अंदर, उनका कविता के अंदर रेखांकित करना है। बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? नंबर 1, बादल गर्जन करते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं। नंबर 2, पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होने लगता है। नंबर 3, मूसलाधार वर्षा होती है। नंबर 4, बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं। वे बिजली चमकने लगती है और पर्वत शिखर जो ऊंचे ऊंचे होते हैं वो टूटकर गिरने लगते हैं। नेक्स्ट, हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते से प्रतीत होते हैं। भाई हवा के चलने से छोटे छोटे पौधे ऐसे लगते हैं मानो हाथ हिला रहे हो। नंबर 6, गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। भाई गर्मी के कारण परेशान हो रहा निम्न वर्ग का आदमी, आम आदमी, दुखी प्राणी बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है और उसे थोड़ा गर्मी से राहत मिलने की निजात मिलती है। तो व्याख्या कीजिए। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख की पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विलप्पल की प्लावित माया। भाई इसमें इसकी व्याख्या करनी है। तिरती है समीर सागर पर, कवि को बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि क्रांतिकारी दूत रूपी बादल तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो। भाई अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की पलावित माया। वे कैसे क्रांतिकारी रूपी बादल
तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। तो इसमें यही बताया है कि हमेशा सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। हमेशा सुख के साथ दुख आता ही आता है। नेक्स्ट देखो, अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जब विपल्लव पलावन। भाई इसमें बताया है कि कवि कहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है। भाई अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, भवन ऊंचे ऊंचे भवन जो है भवन मात्र नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है, भाई सदा पंख पर ही होता जल विपल्लम प्लावन। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। हमेशा जो कीचड़ वाली जगह पर ही पानी इकट्ठा होता है। कीचड़ की जगह पर ही पानी का भराव होता है। भयंकर जल पलावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीवती वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग के बच्चे कोमल शरीर के होते हैं। वो रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भाई उन्हें प्रलय से कोई डर नहीं लगता। सिर्फ पूंजीपति लोग ही प्रलय से घबराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की बात से पूरी बात, भाई पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? आंसर, कवि ने पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। मुझे प्रकृति का निम्नलिखित मानवीय रूप पसंद आया है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। इस काव्यांश में छोटे छोटे पौधों को शोषित वर्ग के रूप में बताया गया है। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ये क्रांति की संभावना से प्रसन्न होते हैं। ये हाथ हिला हिला कर क्रांति का आह्वान करते हुए प्रतीत होते हैं। यह कल्पना अत्यंत सुंदर है। भाई यहाँ पर छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जिनका भी अंकुर फूटता है बारिश आने के बाद, तो वे क्रांति की संभावना से प्रसन्न होते हैं और हाथ हिला हिलाकर क्रांति का आह्वान करते हैं, यानी उसके आने का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांश को छाट कर लिखिए। आंसर, रूपक अलंकार के प्रयोग की पंक्तियां निम्नलिखित है। नंबर 1, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, यह तेरी रणतरी, भेरी गर्जन से सजग सप्त अंकुर, है विपल्लव के बादल, है ए जीवन के पारावार। नेक्स्ट प्रश्न, इस कविता में बादल के लिए ए विपल्लव के वीर तथा के ए जीवन के पारावार जैसे संबंधों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधन का इस्तेमाल किया गया है, जैसे और वर्ष के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निबंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए सम्राट, ए विपल्लव के पलावन, ए अनंत के चंचल शिशु सुकुमार। उपर्युक्त संबंधों की व्याख्या करें और बताएं कि बादल के लिए इन संबंधों का क्या औचित्य है। भाई जो और यह अनामिका के 6ठे खंड से लिए गई है और बाकी जो 5 खंड है उनमें भी ये संबोधन
प्रयोग हुए हैं। हमें यह बताना है कि बादल के लिए इन संबंधों का क्या औचित्य है, वे क्या मतलब है। इन संबंधों का प्रयोग करके कवि ने न केवल कविता की सार्थकता को बढ़ाया है, बल्कि प्रकृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपादान का सुंदर चित्रण भी किया है। बादल के लिए किए संबंधों की व्याख्या इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि बादलों के किस रूप में देखता है? कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। भाई कवि ने तो मेघों को मेघदूत के रूप में देखा है, और आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए कि आपने मेघों को किस रूप में देखा है। कवि बादलों को क्रांति के प्रतीक के रूप में देखता है, और बादलों के द्वारा वह समाज में व्याप्त शोषण को खत्म करना चाहता है। भाई वो बादलों के द्वारा जो समाज में शोषण फैलता जा रहा है उसको समाप्त करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ताकि शोषित वर्ग को अपने अधिकार मिल सके। भाई जो निम्न वर्ग आम आदमी शोषित हो रहा है उसे अपने अधिकार मिल सके। काल्पनिक बिंब है कि हमारा काल्पनिक बिंब क्या है? आशा के रूपक हमें जल्दी ही सिक्त कर दो अपनी उजली और छोटी छोटी बूंदों से, जिनमें जीवन का राग छिपा है। आहे आशा के संचालित बादल, हमें जल्दी ही मुक्त कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख। सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता से छांट कर लिखे तथा बताएं कि ऐसे शब्द पदों के प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ है। आंसर, कविता में कवि ने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, निर्दय विपल्लव। विनाश को अधिक निर्मम व विनाशक बनाने हेतु निर्दय विशेषण का प्रयोग हुआ है। दग्ध हृदय, दुख की अधिकता व संतप्तता हेतु दग्ध विशेषण का प्रयोग हुआ है। सजग, सुप्त, अंकुर, धरती के भीतर सोए किंतु सजग अंकुर हेतु सजग सुप्त विशेषण है। व्रज हुंकार, हुंकार की भीषणता हेतु व्रज विशेषण है। गगन स्पर्शी, बादलों की अत्यधिक ऊंचाई बताते हेतु गगन है। आतंक भवन, भयावह महल के सामान आतंकित कर देने हेतु। त्रस्त नयन, आंखों की व्याकुलता। जीर्ण बाहु, भुजाओं की दुर्बलता। प्रफुल्ल जलज, कमल की खिलावट। रुद्र कोश, भरे हुए खजानों हेतु। भाई इस तरह इसमें हमें अनेक विशेषणों का प्रयोग किया गया। हमने एक एक करके बताया कहाँ पर कौन सा विशेषण का प्रयोग हुआ है। अन्य प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। अथवा इस प्रश्न को इस तरह और लिख सकते हैं, भाई जो भी तरह टाइप आए क्वेश्चन का आपको आंसर यही लिखना है। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को बहाने क्रांत का आह्वान कर किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। आंसर, विपल्लव रव से तात्पर्य है क्रांति का स्वर। क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है, क्योंकि उसी के अधिकार छीने गए हैं, और क्रांति शोषक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म होते हैं। आम व्यक्ति को जीने के अधिकार मिलते हैं, उनकी दरिद्रता दूर होती है। अतः क्रांति की गर्जना से शोषित वर्ग प्रसन्न होता है। भाई इसमें बताया है कि क्रांति का स्वर कैसा होता है, क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसे मिलता है, और उसके अधिकार तो छीने गए होते हैं, और
क्रांति शोषक वर्ग के विशेषाधिकार खत्म कर होते हैं, आम व्यक्ति को जीने के अधिकार मिलते हैं। भाई पूंजीपतियों के तो अधिकार समाप्त हो जाते हैं और आम व्यक्तियों को जीने के अधिकार मिलते हैं। क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढकना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर, शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया है, परंतु क्रांति की गर्जना सुनकर वह अपनी सत्ता को खत्म होते देखता है। वह बुरी तरह भयभीत हो जाता है, उसकी शांति समाप्त हो जाती है। शोषक वर्ग का मुख ढाकना उसकी कमजोर स्थिति को दर्शाता है। क्रांति के परिणामों से शोषक वर्ग भयभीत हो जाता है। भाई जो क्रांति का परिणाम आता है तो शोषक वर्ग यानी शोषक वर्ग ने आर्थिक साधनों पर एकाधिकार जमा लिया। शोषक वर्ग कौन से? पूंजीपति लोगों ने अपने अधिकार जमा रखे हैं। क्रांति की गर्जना उसकी सत्ता को, उसके राजपाट को खत्म कर देती है। वह बहुत बुरी तरह हमेशा डरा हुआ रहता है, कहीं क्रांति उसकी सत्ता को समाप्त ना कर दे। उसकी शांति समाप्त हो जाती है और वो मुंह ढाकना उसकी कमजोरी स्थिति को दर्शाता है। तो क्रांति सिर्फ आम आदमी के लिए ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न, बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। बादल राग कविता में कवि ने छोटे लोग, आम आदमी की खुशहाली का राग गाया है। वह आम व्यक्ति के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। भाई आम व्यक्ति के लिए, शोषित वर्ग के लिए बादलों का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। भाई जो किसानों और मजदूरों की आकांक्षाएं हैं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हार। गर्मी से हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। गर्मी के कारण सारी जगह रूखा सूखा और मुरझा गया है। सारी जगह प्रकृति सूखी सूखी हो गई है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उससे सबसे अधिक उत्फुल्ल नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। भाई बादल जो क्रांति लेकर आएगी, हरियाली लेकर आएगी, उससे उत्फुल्ल यानी प्रसन्न कौन है? नए पौधे, छोटे छोटे बच्चे, पौधों के बच्चे जो अंकुर फूटेंगे वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और धरती के भीतर सोए हुए अंकुर, जो छोटे छोटे अंकुर है जो भीतर सोए हुए हैं, उन्हें नवजीवन, नए जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। वो अपना चेहरा ऊपर करके बादलों की ओर देख रहे हैं कि हमारे अंकुर फूटेंगे और हम नए जीवन की आशा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बादल राग कविता में हे विपल्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? आंसर, बादल राग कविता में है विपल्लव के वीर बादल को कहा गया है। भाई विपल्लव के वीर किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। बादल घनघोर वर्षा करते हैं, बिजलियां गिराते हैं, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराइयों रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है। भाई क्रांति अगर आएगी तो बुराई रूपी कीचड़ है वो समाप्त होगा तथा आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। जो आम आदमी होता है, शोषित वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, उनको जीने योग्य स्थिति मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। बादल राग क्रांति की आवाज का परिचायक है। भाई बादल राग क्रांति की, बादल राग क्या है? वो क्रांति की आवाज का
परिचायक है। यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं। भाई कविता में बादलों के आने से जो नए पौधे होते हैं, जो इनके अभी अंकुर भी नहीं फूटते, वो बादलों की तरफ देखते रहते हैं, उनके नए पौधे हर्षित होते हैं। उसी प्रकार क्रांति होने से आम आदमी को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों का बारिश करने या क्रांति करने के लिए करता है। भाई कवि बादलों का यहाँ पे बादल राग जो है बारिश करने या क्रांति करने के लिए प्रयोग करता है। यह शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। भाई बादल राग शीर्षक जो है वो इस कविता के अकॉर्डिंग बिल्कुल उचित और सर्वथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपल्लवी बादल की युद्ध नौका की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? कवि ने विपल्लवी बादल की युद्ध नौका की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। यह समीर सागर में तैरती है। यह बहरी गर्जन से सजग है। इसमें ऊंची आकांक्षाएं भरी हुई है। भाई इन वाक्यों में युद्ध नौका की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विपल्लन पलवन, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक से में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि अटालिका को आतंक भवन क्यों मानता है? धनिकों के आवास को आतंक भवन की संज्ञा दी गई है। भाई जो धनिक है, पूंजीपति लोग हैं, उनके भवनों को आतंक भवन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इन भवनों में शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। भाई उनके आवासों में ही, भवनों में ही शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। ये आवास शोषण से लूटी गई संपत्ति के केंद्र भी होते हैं। भाई जो उनके आवास घर होते हैं, शोषण से लूटी हुई संपत्ति, जो आम आदमी के शोषण करके लूटी गई संपत्ति होती है, उनके केंद्र भी होते हैं। पंख और जलज का प्रतीकार्थ बताएं। पंख का प्रतीकार्थ है साधारण, शोषित एवं उपेक्षित लोगों का, तथा अटालिका शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। पंख का प्रतीकार्थ है साधारण, शोषित एवं उपेक्षित लोगों का क्या है? अटालिका शोषक पूंजीपतियों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। सदा पंख पर ही होता जल विपल्लन पलावन। भाई सदा पंख पर ही होता है जल विपल्लव पलावन का आशय है वर्षा से ही जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ भरी धरती को ही डुबोती है। भाई वर्षा के बाद जो बाढ़ आती है वो सदा जहाँ कीचड़ होती है, कीचड़ भरी धरती होती है, कीचड़ खूब कीचड़ इकट्ठा होता है, उसी को ही डुबोती है। अर्थात शोषण की मार सबसे अधिक दबे कुचले और गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। भाई यहाँ बादलों के वर्षा से जो बाढ़ से किससे कंपैरिजन किया गया है? शोषण की मार से। भाई किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है? शोषण की मार सबसे अधिक दबे कुचले और गरीबों को ही झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न, बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है? आंसर, बादल राग कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है। भाई क्रांतिकारी विचारधारा है कवि की। बादल राग कविता से हमें यह पता चलता है कि कवि की जो विचारधारा है वो क्रांतिकारी है। वह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ, वो इस कविता के माध्यम से, क्रांतिकारी विचारधारा के माध्यम से वह समाज में व्याप्त है जो पूंजीवाद, पूंजीपति लोगों का घोर विरोध करता है। वो दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता हुआ उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहता है। भाई कवि क्या चाहता है? बादल राग कविता के माध्यम से
कि जो दलित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको इस समाज में उनका स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जन क्रांति का रूप बताया है। वे कवि ने कविता में बादलों की गर्जना और बिजली की कड़क को जन क्रांति, जनता की क्रांति का रूप बताया है। इस जन क्रांति में धनी वर्ग का पतन होता है और छोटे वर्ग, मजदूर, गरीब, शोषित आदि उन्नति करते हैं। भाई धनी लोग, पूंजीपति लोगों का तो पतन हो जाता है, खत्म हो जाते हैं वो, और छोटे वर्ग के आम आदमी, मजदूर, गरीब और शोषित लोग जो होते हैं उनकी उन्नति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग कविता में अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा गया है? बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक भवन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन भवनों में शोषण के नए नए तरीके खोजे जाते हैं। ये ऊंचे ऊंचे भवन शोषण की लूटी हुई संपत्ति के केंद्र होते हैं। भाई जो उनके पूंजीपतियों के भवन होते हैं, घर होते हैं, निवास स्थान होते हैं, वहां पर ही रहकर वो नए नए शोषण के तरीके सोचते हैं और ऊंचे ऊंचे भवन लूटी हुई संपत्ति के ही केंद्र होते हैं। यहाँ पर जो ये आवास स्थान बनाए जाते हैं, आतंक भवन, ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं, वो निम्न वर्ग के लोगों की संपत्तियों को लूट कर ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल किया। हमने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, एक एक वर्ड का मतलब बताया। हमने इन क्वेश्चनों के माध्यम से एक बार दोबारा कविता का स्मरण किया। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को और कविता के एक्सप्लेनेशन को, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें ताकि आगे आने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को आप आसानी से सॉल्व कर सके, क्योंकि आप केवल वीडियो को सुनने मात्र से ही वो आपके दिमाग में छप जाएगी और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। दोबारा दोबारा आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एमसीक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।